हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज पूरी सुने। आंटी की बेटी का मेरे घर पर होना मुझे बेचैन कर रहा था। करीब आंधी रात का समय था जब मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने के लिए रसोई में गया। जब मैं पानी पीकर वापस अपने कमरे में जा रहा था, तब मेरी नजर अचानक सोफे पर सोई हुई आंटी की बेटी पर पड़ी। रात की हल्की रोशनी में कविता की छवि कुछ और ही नजर आ रही थी। वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसके लंबे बाल उसके गालों को छू रहे थे और वो सोते समय बार बार अपने बालों को साइड में करने की कोशिश कर रही थी। उसकी हर हरकत, उसकी सांसों की धीमी आवाज और उसके चेहरे की मासूमियत मुझे एक पल के लिए थामने को मजबूर कर रही थी। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन कविता की खूबसूरती उस रात जैसी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उस रात बारिश की तेज आवाजें और बिजली की कड़क मेरे मन की बेचैनी को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। कविता सोफे पर लेटी हुई थी और मैं उसके चेहरे को उसकी मासूमियत और सुंदरता में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर बिखरे बालों की लटें उसे और भी ज्यादा आकर्षक बना रही थी। तब एक जोरदार बिजली चमकी और कविता ने घबराहट में मुझे कसकर गले लगा लिया। उसके इस अचानक स्पर्श ने मुझे अंतर तक हिलाकर रख दिया था। मैं आखिर क्या करता? मैं भी एक मर्द था। मैं अपने मन को काबू में न रख सका और फिर उस रात मैंने कविता को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूं आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम निखिल है और मैं एक स्कूल में टीचर हूं। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मेरी पत्नी सुमन अब मां बनने वाली है। सुमन दिखने में बेहद सुंदर है और मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूं। अब जब उसका 8वां महीना चल रहा है, तो उसका और आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य है मेरी पहली प्राथमिकता है। हाल ही में मुझे ट्रांसफर मिल गया। मेरे स्कूल का स्थान अब बदलने वाला था और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था किस हालत में सुमन को अकेला कैसे छोड़ूं। मैंने सास ससुर को बुलाया और स्थिति समझाई। अंत में हमने यही निर्णय लिया कि इस समय सुमन को मायके भेज देना सही होगा, ताकि उसकी देखभाल अच्छे से हो सके। सुमन के मायके जाने के बाद घर में अकेले रहना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो गया था। मुझे घर का हर छोटा बड़ा काम खुद करना पड़ता था। पीछे की गली में मेरी आंटी और उनकी बेटी रहती थी। कुछ दिन पहले मेरे मामा का निधन हो गया था, इसलिए रिश्तेदारों को आना जाना लगा रहता था। एक दिन आंटी मुझसे मिलने आई और पूछा, निखिल तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है? मैंने उन्हें सब कुछ बताया। बातचीत के दौरान मैंने आंटी से कहा कि मुझे घर के काम काज के लिए किसी की मदद की जरूरत है। इस पर आंटी ने तुरंत कहा, निखिल तुम्हें नौकरानी रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी जब तक तुम्हारी पत्नी वापस नहीं आ जाती। आंटी के प्रस्ताव को मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनकी मदद से मुझे बड़ी राहत मिल जाती। मैं सोच रहा था कि आंटी को इस काम के लिए कुछ पैसे दे दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है। अगले ही दिन से आंटी मेरे घर आने लगी। वो मेरे खाने पीने और बाकी कामकाज का ध्यान रखने लगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक दिन आंटी ने मुझसे कहा, निखिल मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी सहेली के गांव जाना पड़ेगा। उसकी बेटी की शादी है। शायद मुझे कुछ दिन लग जाए, लेकिन तुम चिंता मत करना। मेरी बेटी तुम्हारी मदद के लिए आएगी। वो तुम्हारे लिए खाना बनाएगी और घर का ध्यान भी रखेगी। हालांकि मैं थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन काम का दबाव इतना था कि मैंने उनकी बात मान ली। आंटी ने वादा किया कि उनकी बेटी मेरी हर जरूरत का ख्याल रखेगी। मैंने सोचा चलो कोई तो है,
जो इस मुश्किल समय में मेरी मदद करेगा। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं। सुबह का वक्त था और मैं सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने चाय का कप टेबल पर रखा और दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खोलते ही मेरी आंखें जैसे ठहर गई और मेरे मन में हलचल सी मच गई। मेरे सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा मासूम और चमकदार था और उसने शार्ट ड्रेस पहनी हुई थी। मैं कुछ पल के लिए चौंक कर रह गया। उसने धीरे से कहा, निखिल, मैं कविता हूं। तुम्हारी आंटी की बेटी मां ने मुझे भेजा है। उसकी आवाज ने मुझे जैसे होश में ला दिया था। मैंने उसे तुरंत अंदर बुलाया और एक गहरी सांस ली। कविता ने अंदर आकर इधर उधर देखा, फिर मेरी तरफ मुड़ी। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और उसे घर के सारे कामों के बारे में बताने लगा। मुझे ये सब समझाते हुए लगा कि वो बहुत होशियार है और जल्दी ही सब कुछ समझ जाएगी। हालांकि मेरे मन में एक सवाल उमड़ने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, कविता, तुम इतनी बड़ी हो और इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मेरा सवाल सुनकर वो थोड़ा चौंक गई, लेकिन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शहर में ऐसा ही पहनावा होता है। वैसे भी मैं घर पर ही रहती हूं और कहीं बाहर नहीं जाती, लेकिन मां ने कहा कि तुम्हारी मदद करनी है, इसलिए यहां आ गई। उसके जवाब ने मुझे चुप करा दिया। मैं कुछ और नहीं कह सका। कविता ने काम संभाल लिया और लगन से घर की सफाई करने में लग गई। मैं उसे एक तक देख रहा था। वो बहुत ही सलीके से और पूरी लगन से घर का काम कर रही थी। कविता को काम करता हुआ देखकर मैं सोच में पड़ गया, इतनी सुंदर और जवान लड़की को इस तरह काम करने की क्या जरूरत थी? मेरे मन में आंटी के प्रति गुस्सा भी आया। मैंने सोचा, आंटी अपनी बेटी को इस तरह के कपड़े पहनने क्यों देती है और अब तक उसकी शादी क्यों नहीं की? थोड़ी देर बाद मैंने अपनी जिज्ञासा से भरे मन को शांत करने के लिए पूछ ही लिया, कविता, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उसने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, निखिल, शादी के लिए पैसे चाहिए होते हैं। मम्मी अकेली है और सारे खर्चे उन्हीं पर हैं। ऐसे में शादी के बारे में सोचने का समय कहाँ है? उसके शब्दों में दर्द था जो मैंने साफ महसूस किया था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कविता, तुम इतनी सुंदर हो कि कोई भी लड़का तुमसे शादी करना चाहेगा। तुम्हारी शादी के लिए पैसा इतनी बड़ी बाधा नहीं होना चाहिए। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप काम में लग गई। इसके बाद कविता रोज मेरे घर आने लगी। वो हर काम इतनी सादगी और मेहनत से करती थी कि मैं धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगा था। हालांकि कुछ समय बाद मुझे उसके व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। एक दिन जब हम बातचीत कर रहे थे, तो उसने मुझसे मेरी पत्नी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मैंने उसे बिना झिझक सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर कविता बहुत खुश हुई। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, मानो उसे इस बात की खुशी हो कि सुमन कुछ महीने तक यहां नहीं आने वाली। उसके बाद से कविता का व्यवहार और भी अजीब लगने लगा। अब वो ना केवल मेरे काम करती, बल्कि मेरे लिए रोज नए नए पकवान बनाने लगी थी। हर बार खाना इतना स्वादिष्ट होता कि मुझे लगता कि वो दिल से मेहनत कर रही है। हालांकि मैं ये सब कुछ उसका काम समझकर नजरअंदाज करता रहा। कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि रिया मेरी पसंद का ध्यान रखने लगी है। वो मेरी पसंद के कपड़े पहनती और मेरे शरों को समझने की कोशिश करती। मैंने कई बार उससे कहा, कविता, तुम्हें जितना कहा है बस उतना ही काम करो, लेकिन वो कभी नहीं सुनती। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि कविता मेरी पत्नी की तरह व्यवहार करने लगी है। वो मेरे सामने साड़ी पहनकर आने लगी
और सच कहूं तो साड़ी में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। उसकी सुंदरता ने मुझे आकर्षित करना शुरू कर दिया था, लेकिन मन के एक कोने में सुमन की यादें भी थी जो मुझे हमेशा सचेत करती। कविता ने अपने बालों में गुलाब लगाना शुरू कर दिया था। उसके बालों से गुलाब की खुशबू आती थी जो पूरे घर को महका देती थी। जब भी वो मेरे करीब होती, उस खुशबू से मेरा मन भर जाता। कविता का ये बदला हुआ रूप मुझे उलझन में डालने लगा था। एक दिन मैंने कविता से आंटी के बारे में पूछा, कविता, आंटी कब तक वापस आएंगी? उसने जवाब दिया, निखिल जी शादी के लिए मां गांव गई है। वो शादी अभी तक हुई नहीं है। शायद उन्हें कुछ और दिन वहां रुकना पड़ेगा। उसका ये जवाब मुझे ठीक लगा और मैंने कहा, ठीक है, जैसे भी है, मां से कहो कि जल्दी लौटे। लेकिन उसके बाद कविता का व्यवहार और भी ज्यादा बदल गया। अब वो रोज साड़ी पहनकर आने लगी थी और उसकी साड़ी के साथ उसके बालों में लगा गुलाब उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता। वो घर के कामों को इस तरह से करती कि मुझे अब एहसास होने लगा कि वो केवल काम करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे करीब आने के लिए ऐसा कर रही है। हालांकि कविता की इस कोशिश के बावजूद मुझे अपनी पत्नी सुमन की बहुत याद आती थी। सुमन की मासूमियत और उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी का एहसास मुझे कविता के बारे में कुछ भी गलत सोचने से रोकता था। मैंने एक दिन कविता से कहा, तुम फुल ड्रेस पहनकर आया करो। शॉर्ट ड्रेस में मैं असहज महसूस करता हूं। कविता ने मेरे इस अनुरोध को गंभीरता से नहीं दिया। वो हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहती थी, जैसे उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं की। मैं क्या सोचता हूं, वो इतनी निडर और सहज थी कि उसे अपने पहनावे या व्यवहार से कोई कमी नजर नहीं आती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरे पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि ये सब मेरे साथ हुआ। उस दिन कविता ने रोज की तरह सारे काम खत्म किए और घर जाने के लिए तैयार थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कविता के पास छाता भी नहीं था और उसका घर भी दूर था। मैंने उसकी स्थिति को देखते हुए कहा, कविता, आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। इतनी तेज बारिश में बाहर जाना ठीक नहीं होगा। कविता ने थोड़ी झिझक के साथ मेरी बात मान ली। मैंने उसे समझाया कि आंटी गांव में है और उसके घर पर कोई नहीं है, इसलिए उसके लिए यहां रुकना ही बेहतर होगा। कविता ने रुकने का फैसला किया और वो किचन में जाकर हमारे लिए खाना बनाने लगी। जब तक खाना तैयार हुआ, बारिश और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। कविता का स्वभाव बहुत हल्का फुल्का और सहज था, इसलिए बातचीत के दौरान मेरी झिझक भी कम हो गई। खाने के बाद मैंने कविता से कहा, तुम हॉल में सोफी पर सो जाओ और मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूं। वो दिन भर के काम से थकी हुई थी, इसलिए जल्दी ही सो गई। मैं अपने कमरे में जाकर मोबाइल पर कुछ देखने लगा, लेकिन मेरा मन विचलित था। कविता का यहां होना मुझे बेचैन कर रहा था। करीब आंधी रात का समय था जब मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने के लिए रसोई में गया। जब मैं पानी पीकर वापस अपने कमरे में जा रहा था, तब मेरी नजर अचानक सोफे पर सोई हुई कविता पर पड़ी। रात की हल्की रोशनी में कविता की छवि कुछ और ही नजर आ रही थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके लंबे बाल उसके गालों को छू रहे थे और वो सोते समय बार बार अपने बालों को साइड में करने की कोशिश कर रही थी। उसकी हर हरकत, उसकी सांसों की धीमी आवाज और उसके चेहरे की मासूमियत मुझे एक पल के लिए थामने को मजबूर कर रही थी। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन कविता की खूबसूरती
उस रात जैसे और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उस रात बारिश की तेज आवाजें और बिजली की कड़क मेरे मन की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। कविता सोफे पर लेटी हुई थी और मैं उसके चेहरे की मासूमियत और सुंदरता में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर बिखरे बालों की लटें उसे और भी आकर्षक बना रही थी। तभी एक जोरदार बिजली चमकी और कविता ने घबराहट में मुझे कसकर गले लगा लिया। उसके इस अचानक स्पर्श ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वो डरी हुई थी और मैं उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ थपथपाने लगा, लेकिन उसके स्पर्श ने मेरे अंदर एक अलग ही भावना जगा दी थी। मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका डर और मेरे करीब आना मेरी इच्छाएं को नियंत्रण से बाहर कर रहा था। मैंने भी कविता को कसकर गले लगा लिया। कविता डर के कारण और भी मजबूती से मुझे पकड़ रही थी। उस पल में ऐसा लग रहा था कि हम दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए हो। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन मेरे मन में विचारों और भावनाओं की एक और ही बारिश हो रही थी। कविता के इस फर्ज ने मेरे अंदर उन छाव को जगा दिया था जिन्हें मैंने लंबे समय से दबा रखा था। फिर कविता ने धीमी आवाज में कहा, निखिल, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम मुझे पसंद थे। यही वजह है कि मैं तुम्हारी ओर आकर्षित होने के बहाने खुशती रही। उसकी बातों ने मुझे और भी असहज कर दिया। वो अपनी भावनाओं खुले तौर पर व्यक्त कर रही थी और मैं खुद को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। उस रात हम दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। बारिश थम चुकी थी और कविता ने मुझसे अलग होकर शांति से सोने की कोशिश की, लेकिन मैं सारी रात जागता रहा। मेरे मन में अपराध बोध और पछतावे की लहरें उठ रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कविता अभी भी मेरे करीब में सो रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने तुरंत खुद को संभालना धीरे से कविता को अपने से दूर किया और कमरे से बाहर चला गया। मेरा मन हजारों सवालों में उलझा हुआ था। अगर सुमन को ये सब पता चला तो वो क्या सोचेगी? क्या वो मुझे माफ कर पाएगी? हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। क्या वो अपने पिता को आदर से देख पाएगा? रिश्तेदार और समाज क्या कहेंगे? क्या मैं अपने परिवार और जिम्मेदारियों को भूल गया? ये सारे सवाल मेरे सर पर भारी बोझ की तरह थे। मैंने खुद को कोसना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद कविता ने स्नान करके मेरे कमरे में प्रवेश किया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकह भाव था। उसने सर झुकाकर कहा, निखिल, रात में जो कुछ भी हुआ मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया। मैंने तुरंत कहा, कविता, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी गलती थी। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। रिया ने मेरी बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, रुको निखिल, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गलती मेरी थी जब से मैं तुम्हारे घर आई हूं। तुमने कभी भी मुझे गलत नजर से नहीं देखा। तुम्हारा यही व्यवहार मुझे बहुत पसंद आया। वो आगे बोली, तुमने मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनने के बजाय फुल ड्रेस पहनने को कहा। ये बात कोई और नहीं बल्कि मेरी मां को कहनी चाहिए थी, लेकिन तुमने मेरी इज्जत और मेरी भलाई का ध्यान रखा। यही वजह है कि मैं तुम्हारी और खींचती चली गई। उसकी ये बातें सुनकर मैं और भी असहज हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी बातों का क्या जवाब दूं। उसने कहा, निखिल, मैं तुम्हारे साथ अकेली घर में रहने के बावजूद तुमने मेरा कभी गलत फायदा नहीं उठाया और इससे मुझे तुम्हारी पत्नी के भाग्य पर जलन होती थी। इसलिए मैंने तुमसे उसकी सारी जानकारी ली और उसी के जैसे बनने की कोशिश कर रही थी। साड़ी पहनना, बालों में गुलाब लगाना, ये सब तुम्हें आकर्षित करने के लिए था ताकि तुम्हारा ध्यान मेरी ओर जाए।
लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। सच में तुमसे ज्यादा ईमानदार पुरुष मैंने कहीं नहीं देखा। कविता ये सब कह रही थी और मैं जैसे किसी अपराधी की तरह शांत खड़ा था। कुछ समय बाद मैंने कहा, मुझे माफ कर दो कविता, जो हुआ उसे भुला दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूं, कल से मेरे घर मत आना। कविता ने कहा, निखिल मुझे पैसे नहीं चाहिए। रात को जो कुछ हुआ बस वही हमारे बीच रहेगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हारी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ने दूंगी। जो गलती तुमने की उसके लिए मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूं। निखिल चिंता मत करो। ये कहते हुए कविता अपने घर चली गई। उसके बाद से मैंने स्कूल की कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली और घर पर ही रुक गया, क्योंकि मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा था। इसके बाद कविता मेरे पास कभी नहीं आई और आंटी भी कुछ दिनों तक नहीं आई। धीरे धीरे समय बीतता गया। अचानक एक दिन मेरी पत्नी का फोन आया कि तुम बाप बन गए हो और तुम्हें एक चांद सा बेटा हुआ है। उस दिन से मैं अपने बेटे की खुशियों में इतना खो गया कि रात को जो कुछ भी हुआ वो सब भूल गया। मेरी पत्नी वापस आ चुकी थी और मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ बहुत खुश था। एक दिन अचानक मेरे दरवाजे की बेल बची। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां एक गिफ्ट रखा हुआ था। मैंने घर के आसपास देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने गिफ्ट उठाया और घर के अंदर आकर खोला। उसमें छोटे बच्चे के खिलौने और कपड़े और एक गुलाब था। मुझे समझ में आ गया कि ये गिफ्ट कविता ने रखा होगा। मेरी पत्नी ने पूछा, ये गिफ्ट किसने रखा होगा? तब मेरी नजर उस गिफ्ट के साथ आई हुई चिट्ठी पर पड़ी। मैंने चिट्ठी बाहर निकाली और देखा कि उसमें मेरे बेटे के लिए शुभकामनाएं दी गई थी, लेकिन नाम नहीं लिखा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, यह तो किसी ने भेजा है। वो और कुछ कहने वाली थी, तभी अचानक मेरा बेटा जोर जोर से रोने लगा और मेरी पत्नी वो सब कुछ भूलकर अपने बेटे के पास चली गई। इसके बाद कविता मुझे कभी नहीं दिखाई दी। उसने जो वादा किया था उसे निभाया भी था। आज सिर्फ उसकी वजह से ही मेरा परिवार सुख और शांति से चल रहा था और हम पति पत्नी अपने बेटे के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक है, इसीलिए प्लीज पूरी सुने। रामू कई दिन से भूखा था, ऊपर से छोटी मालकिन बला की खूबसूरत थी। उसका शरीर काफी आकर्षक था। उसे देखकर रामू का दिन भरा भरता था। छोटी मालकिन काफी चंचल और नटखट थी, पर बार बार रामू को अपनी खूबसूरती का एहसास दिलाती है। एक दिन रामू के स्पर्श से मालकिन की आह निकल गई। फिर एक दिन छोटी मालकिन रामू को होटल में, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। चौधरी साहब की मेज पर रखा हुआ फोन बार बार बज रहा था। रामू ने इधर उधर देखा, शायद उसे मालिक गलती से फोन कहीं गांव में ही छोड़ आए थे। रामू ने जल्दी से फोन उठाया और कान से लगाकर सुनने लगा, तो उस तरफ से एक मधुर और दबी आवाज सुनाई दी। नमस्ते, मैं अनीता की माँ बोल रही हूँ। अपने मालकिन की माँ का फोन पकड़ रामू थोड़ी घबराहट में बोला, जी मालिक घर से बाहर गए हुए हैं। अरे, क्या तुम उनके नौकर रामू हो? आवाज में एक चुलबुली सी बात थी। जी हाँ मालकिन, अच्छा है जो तुम मिल गए, मुझे तुझसे ही बात करनी है। कल अनीता ने कहा था कि तुम भैंसों की जितनी देखभाल रखते है उतना ख्याल अनीता पर नहीं देते हो। क्या ये बात सच है? रामू और भी चिंतित हो गया। उसने अपनी सफाई में कहा, नहीं मैडम, ये बिल्कुल गलत है। मैं अनीता मैडम के हर आदेश का पालन करता हूँ। ठीक है, आगे से उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर फोन बंद हो गया। रामू ने एक गहरी सांस ली
उसके सोचने की प्रतिक्रिया तेज हो गई। फोन की आवाज उसके लिए जानी पहचानी सी लग रही थी। अनीता जब से इस घर में आई थी तब से कई बार उसने उसे बेवकूफ बना दिया था। उसने दाल लेकर आंगन में चला। अनीता हाथ में मोबाइल फोन लिए हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। रामू ने पूरा माजरा समझ लिया। वह मुस्कुराते हुए भैंस का दूध धोने के लिए बाहर निकल पड़ा। अनीता चौधरी साहब की दूसरे जीवन साथी थी। पहली जीवन साथी के बारे में गांव के लोगों का कहना था कि संतान न पैदा करने के कारण उन्हें पीटकर घर से बाहर निकाल दिया था। बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। अनीता शिक्षित और आकर्षक है। वह इस असंगत विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन माता पिता की आर्थिक कठिनाई और उनके आंसुओं ने उसे इस तरह के समझौते करने के लिए मजबूर कर दिया था। विवाह के कई महीनों तक अनीता पूरी तरह से चुप रही। उसकी जिंदगी एक सोने के पिंजरे में कैद तोते की तरह बन गई थी। हालांकि चौधरी साहब अनीता की सुख सुविधा का बहुत ख्याल रखते थे, इसके बावजूद उम्र का अंतर उन्हें व्यक्त होने नहीं दे रहा था। रामू घर का नौकर था। अनीता को रामू से बातचीत करना पसंद था। समय बीतने के साथ साथ अनीता का जख्म भरता गया और वो खुलकर रामू के साथ हंसी मजाक करने लगी। एक दिन जब चौधरी साहब गांव की पंचायत में गए हुए थे, अनीता बातचीत के मूड में थी। उसने रामू को अंदर बुला लिया। अनीता रामू की आंखों में देखते हुए बोली, अच्छा बताओ उस दिन फोन पर मेरी माँ से क्या बातें हुई थी। रामू मन ही मन मुस्कुराया, फिर अनजान बनकर कहने लगा, कह रही थी कि मैं आपका जरा भी ध्यान नहीं रखता। हाँ, मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही थी। मेरे सामने तुम शर्माते हुए खड़े रहते हो। अब तुम ही बताओ मैं किससे बातचीत करूं। चौधरी साहब की मूंछें और लाल सी आंखें देखकर ही मुझे डर लगने लगता है। उनकी कद काठी देखकर मुझे अपने चाचा की याद आने लगती है। बस तुम ही हो जो मुझे सहानुभूति देने वाले लगते हो। इस असंगत विवाह पर गांव वाले थू थू कर ही रहे थे। खुद रामू को भी ये रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन उसकी औकात सहानुभूति जताने की नहीं थी, इसीलिए वह चुपचाप अनीता मैडम की बातें सुनता रहा। रामू को चुप देखकर अनीता बोल पड़ी, रामू तुम्हारी शादी के लिए मैंने अपने मायके में 48 साल की मस्त खूबसूरत महिला पसंद की है। 48 साल कहते हुए रामू की आंखें हैरान हो गई। इसमें क्या परेशानी है? जब मेरी 48 साल के आदमी के साथ हो सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं? नहीं मैडम, शादी सामान्य उम्र के लोगों के बीच ही ठीक ठाक लगती है। तो तुमने अपने मालिक को बताया क्यों नहीं? उन्होंने एक लड़की की सुखद जिंदगी क्यों खराब कर दी कहते हुए अनीता की आंखें आंसुओं से भर गई। समय बीतता गया। अनीता की शादी के 7 साल गुजर गए, फिर भी आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। अनीता को ऊंझा संत महात्माओं सभी के पास ले जाया गया, लेकिन परिणाम शून्य रहा। गांव में अनीता भाभी को बांझ कहा जाने लगा। अनीता हंसते रहती। उन्हें ऊंझा महात्माओं के पास जाना अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने शहर के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर से अपने पति और खुद का चेकअप करने का निर्णय लिया। शहर के विशेषज्ञ डॉक्टर ने दोनों के नमूने जांच लिए और कहा, देखो चौधरी साहब, 15 दिन बाद अनीता की एक और जांच होगी, फिर सारी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। देखते ही देखते 12 दिन बीत गए। उन दिनों धान की कटाई अपने चरम पर थी। आकाश में बादल गरज रहे थे, इसीलिए किसानों में धान इकट्ठा करने की होड़ लगी हुई थी। चौधरी साहब को भी सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। वह फिर से अनीता का चेकअप कराने में आनाकानी करने लगे, लेकिन अनीता मैडम की जिद के आगे उनकी एक ना चली। अंत में रामू को साथ ले जाने की बात तय हो गई। अगले दिन अनीता रामू को साथ ही लेकर सुबह डॉक्टर के पास चल पड़ी। उस दिन डॉक्टर के पास ज्यादा भीड़ भाड़ थी। अनीता का नंबर आने पर डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर रिपोर्ट देते हुए कहा, मैडम आप पूरी तरह से ठीक है, लेकिन फिर भी आप मां नहीं बन सकती क्योंकि आपके पति के सारे रिपोर्ट सही नहीं है। आपके पति की उम्र काफी बढ़ चुकी है,
इसीलिए उन्हें दवा से ठीक नहीं किया जा सकता। अनीता का चेहरा सफेद पड़ गया। चिकित्सक उनकी हालत को समझते हुए कहा, घबराओ मत, विज्ञान ने काफी प्रगति की है। अगर आप चाहें तो और भी बहुत सारे विकल्प हैं। अनीता डॉक्टर के चेंबर से थके हुए कदमों से बाहर निकली। बाहर रामू उसका इंतजार कर रहा था। उसने अनीता को सहारा देते हुए कहा, मैडम सब ठीक तो है? रामू, मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है। शाम हो चुकी है, चलो किसी होटल में ठहर जाते हैं। कल सुबह वाली बस में गांव चले जाएंगे। भाड़ में जाए तुम्हारा मालिक, उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अनीता मैडम भड़क उठी। रिक्शा एक होटल में रुक। अनीता मैडम ने 2 बेड वाला कमरा बुक कराया और कमरे में जाकर निढाल पड़ गई। उनके दिमाग में विचारों का चक्र घूमने लगा। मेरे पति ने अपनी पहली पत्नी को संतान न पैदा करने के कारण घर से बाहर निकाला था, लेकिन समस्या मेरे पति में ये कोई नहीं जान पाया। अगर हमने ये बात किसी को बताई तो ये समाज मुझ पर बहया कहने लगेगा। हो सकता है कि मेरा भी वही हाल हो जो पहली पत्नी का हुआ था। अनीता के दिमाग के एक कोने से आवाज आई, चिकित्सक ने बताया है कि संतान प्राप्त करने के और भी बहुत सारे वैज्ञानिक तरीके हैं, लेकिन दिमाग के दूसरे कोने ने आई इस सलाह को खारिज कर दिया। क्या मेरे पति चौधरी साहब अपनी झूठी शान के चलते ऐसा करने देंगे? सवाल जवाब की कर अनीता रोने लगी। रामू को भी रात में नींद नहीं आ रही थी। मैड के रोने से उसके होश उड़ गए। वह अनीता के पास आकर बोला, मैडम आप क्यों रो रही हैं? क्या आपको कुछ परेशानी है? अनीता का रोना बंद हो गया, जैसे उसने कोई बेहतर फैसला कर लिया था। वह अपने नौकर रामू का हाथ पकड़कर बोली, रामू, जो काम तुम्हारे मालिक 7 साल में नहीं कर सके वह तुम्हें करना है। बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगे? अनीता ने रामू की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। उसकी आवाज में एक रहस्यमय आकर्षण था। रामू चौंक गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो पूरी तरह से भ्रमित में था। उसे अपने मालिक के प्रति एक अद्भुत आकर्षण महसूस हो रहा था, लेकिन उसके मन में ये सवाल भी था कि क्या वह इस स्थिति को संभाल पाएगा? मालकिन, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रही हैं। उसने अपने अंदर हिम्मत जुटा हुए कहा, देखो रामू, मैं जानती हूँ कि ये सब अजीब चीज है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सहायता करो। तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे एक बच्चे की कितनी चाहत है। अगर मैं किसी और के साथ ऐसा करूं तो समाज क्या कहेगा? लेकिन तुम तो मेरे सच्चे साथी हो। क्या तुम मेरी इस इच्छा को पूरा कर सकते हो? अनीता ने अपने दिल की बात अपने नौकर रामू से कह दी। रामू ने सोचा कि वह ये क्या सुन रहा है। उसकी मालकिन, जो उसके लिए हमेशा एक आदर्श बनी रही, अब उससे इस तरह की पेशकश कर रही थी। वो जानता था कि ऐसा करना गलत है, लेकिन उसका दिल उसे ठुकराने को तैयार नहीं था। रामू ने गहरी सांस ली और कहा, मालकिन, ये सही नहीं है, लेकिन मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अनीता ने अपनी आंखों में चमक के साथ पूछा। रामू ने नजरें झुका ली, लेकिन उसके मन में एक आवाज गूंज रही थी कि ये एक अच्छा अवसर है। ठीक है, उसने धीरे से कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। उसकी बातें सुनकर अनीता के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। धन्यवाद रामू, तुम मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाले हो। रात के नाटे में दोनों ने एक दूसरे को देखा। अनीता ने धीरे धीरे रामू के पास जाकर कहा, अब मुझे तुमसे एक आश्वासन चाहिए। हमारी इस बातचीत को किसी से साझा नहीं करना। जी मैडम, रामू ने सर झुकाकर कहा। जैसे ही रात गहराई, अनीता ने अपने दिल के गहराइयों से अपने इच्छाओं को व्यक्त करना शुरू किया। वह धीरे धीरे रामू के करीब आई और उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। रामू की धड़कन तेज हो गई। अनीता ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। इस पल को हम कभी नहीं भूलेंगे। उसकी बात सुनकर रामू के मन में एक ज्वाला सी जाग उठी। उसने अनीता के चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, मैं प्रयास करूंगा। मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। जैसे ही दोनों के बीच की दूरी कम हुई, अनीता ने अपनी बाहें रामू के गले में डाल दी और उस पल ने सब कुछ बदल दिया। रामू ने अपने सारे संकोच भुला दिए
और अनीता के प्रति अपनी चाहत को व्यक्त किया। कुछ समय बाद अनीता ने कहा, तुम्हारा साथ मुझे एक नई शुरुआत दे देगा। रात भर दोनों ने एक दूसरे को प्रेम किया और उस पल का आनंद लिया। उस पल में अनीता ने रामू को अपने सबसे बड़े रहस्य का हिस्सा बना लिया था। रामू ने उस रात अनीता को अपने दिल के सारे भावनाएं प्रदान और अनीता ने अपनी चाहत का उसके सामने प्रकट किया। जब सुबह की किरणें कमरे में प्रवेश हुई तो दोनों थके हुए लेकिन खुश थे। अनीता मैडम ने रामू के चेहरे पर नजर डाली और मुस्कुराई और कहा, धन्यवाद रामू, तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसकी मुझे गहरी जरूरत थी। रामू ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मालकिन, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। फिर दोनों ने अपनी रणनीति बनाई। अनीता ने रामू से कहा, अब हमें चिकित्सक से मिलने का एक तरीका सोचना होगा। मैं नहीं चाहती कि हमारे इस रिश्ते की कोई भी भनक बाहर जाए। जी मालकिन, मैं आपकी आज से हर एक बात का पालन करूंगा, रामू ने कहा। कुछ दिनों बाद उन्होंने चिकित्सक से फिर से मिलने का निर्णय लिया। इस बार अनीता ने रामू के साथ जाने का संकल्प किया। दोनों ने एक बार फिर बस पकड़कर शहर की यात्रा की। चिकित्सक ने उन्हें एक नई योजना के बारे में बताया जिससे वो वैज्ञानिक तरीके से माता पिता बनने की इच्छाओं को पूरा कर सकते थे। आपको इसके लिए एक निश्चित प्रतिक्रिया अपनानी होगी, चिकित्सक ने कहा, लेकिन ये पूरी तरह से सुरक्षित है। अनीता और रामू ने चिकित्सक की हर बात को ध्यानपूर्वक सुना। चिकित्सक ने उन्हें बताया कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उम्मीद की किरण थी। अनीता की आंखों में एक नई चमक थी। उसने रामू की तरफ देखा और कहा, हम इसे हासिल कर सकते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते गए अनीता और रामू के बीच का संबंध और भी गहरा होता गया। उन्होंने अपने जीवन के इस सफर का आनंद लिया। रामू ने अनीता को अपने सपनों को साकार करने में सहायता की और अनीता ने रामू को अपने दिल के करीब लाकर उसकी जिंदगी को भी बदल दिया। एक रात जब दोनों फिर से एक साथ थे, अनीता ने रामू से कहा, तुम मेरी जिंदगी में आए हो, अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगी। मालकिन, मैं हमेशा अब आपके साथ ही रहूंगा। रामू ने कहा, आपकी खुशी ही हमारी खुशी है। अब दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। अनीता ने रामू को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया और रामू ने अनीता को अपने जीवन साथी मान लिया। समय गुजरता गया और अनीता की मेहनत रंग लाने लगी। आखिरकार वह अपने सपनों की ओर बढ़ने लगी। इस यात्रा में उन्होंने एक दूसरे के साथ प्रेम, आदर्श, सहानुभूति से जीवन बिता। आखिर में यह कहानी उस आकांक्षा की है जो एक अनकही प्रेम कहानी में बदल गई। अनीता और रामू ने अपनी जिंदगी में एक दूसरे को जोड़ा और एक नई कहानी की शुरुआत की। अब अनीता की गोद भी भर गई थी, रामू भी खुश था और चौधरी साहब भी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरा नाम कुलदीप है और मैं 21 साल का हो गया हूं। दिखने में बहुत सुंदर हूं। मेरी लंबाई 6 फुट है, रंग गोरा है, शरीर भी ठीक ठाक है। मैं जब अपने ननिहाल गया था तो मामी मुझे अपने खेत में लेकर गई। वहां पहुंचने पर मैं भूल गया कि वो मेरी मामी है। मामी भी बहुत सुंदर है और उनकी उम्र लगभग 28 साल है। मतलब वो मुझसे उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है। उनकी लंबाई मुझसे ज्यादा है और शरीर भी ज्यादा सधा हुआ है। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। मैंने उनसे कई बार अलग अलग बातें की, लेकिन वो कभी नाराज नहीं हुई। इसलिए मैंने मीठी मीठी बातों से उन्हें तैयार कर लिया और नजदीकी बढ़ गई। इसके बाद मैं उन्हें खेत में घुमाने ले जाने लगा। इस साल मैंने 12वीं पास की थी और एक प्राइवेट कॉलेज में बीए का फॉर्म भरा था, इसलिए कॉलेज जाना नहीं पड़ता था। मैं नानी को उनके घर छोड़ने आया था क्योंकि वो अकेले आई थी। नानी ने कहा था कि वो अकेली चली जाएगी, लेकिन मम्मी ने मुझे अकेले जाने नहीं दिया और मेरे साथ भेजा। मैं और नानी शाम को घर पहुंचे और घर पहुंचने पर केवल मामी ही घर में थी। मैंने घर में प्रवेश किया
और मामी ने नानी के पैर छुए। मामी उस वक्त खुले बालों और हल्की साड़ी में बेहद आकर्षक लग रही थी। इसके बाद नानी ने मामा और नाना के बारे में पूछा तो मामी ने बताया कि ससुर बाहर गए हैं और हफ्ते भर में लौटेंगे। फिर मामी ने हमारे लिए चाय बनाई। उसी समय नाना भी आ गए। नाना के आने पर मामी ने सिर पर पल्लू ले लिया। मैं थोड़ी देर नाना के साथ बैठकर बातें करता रहा। उन्होंने मम्मी पापा और खेती के बारे में पूछा। शाम होने पर मामी खाना बनाने की तैयारी करने लगी। नाना पत्ते खेलने बाहर चले गए और नानी आंगन में पड़ोसन से बात कर रही थी। मैं हॉल में बैठा मामी के ख्यालों में खोया हुआ था। मैंने सोचा कि रसोई में जाकर मामी से बात करूं, लेकिन चूंकि मैं नया नया आया था इसलिए झिझक हो रही थी। मामा की शादी के बाद ये मेरा ननिहाल का दूसरा दौरा था। पिछली बार मामी अपने मायके चली गई थी। इतने में मामी की आवाज आई, कुलदीप तुम यहां हो या बाहर गए? मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं मामी, मैं यहीं हूं। मामी मुस्कुराकर बोली, तो फिर रसोई में आओ ना, तुम्हारे साथ मेरा भी समय अच्छा जाएगा। मामी के इतना कहते ही मैं झट से रसोई में पहुंच गया। मामी बाल बांध कर सब्जी बना रही थी। मैंने पहुंचते ही देखा कि मामी हल्के पसीने से चेहरा पोंछ रही थी। मैंने मजाक में कहा, सच कहूं मामी, शायद आपको पता ना हो, लेकिन आप कितनी सुंदर लगती है। मामी हंसकर बोली, अरे कुलदीप, मुझे पता है, इस गांव में मुझ जैसा सुंदर कोई नहीं है। और सुनो, अगर आज मेरे हाथ का खाना खाया तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। फिर हम सबने खाना खाया। रात को मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह मैं सबसे देर से उठा। नाना खेत पर जा चुके थे। नानी हमेशा की तरह पड़ोस में चली गई थी और मामी घर में झाड़ू लगा रही थी। मामी ने मुझे उठते ही कहा, कुलदीप तुम बहुत सोते हो, जल्दी से मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूं। मैंने मुंह धोकर आकर देखा तो मामी चाय और नाश्ता लेकर आई थी। मैंने मामी से कहा, क्या जरूरत थी? मैं खुद ले लेता, घर में तो मुझे खुद ही सब करना पड़ता है। मामी मेरे पास बैठकर हंसते हुए पूछने लगी, क्या कुलदीप रात को इतनी देर तक किससे बात कर रहे थे, तभी तो इतनी देर से उठे हो? मैंने कहा, मामी तुम भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। मामी हंसकर बोली, सच सच बताओ, झूठ मत बोलना, कौन है वो? उसकी तस्वीर तो दिखाओ, क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर है? मैं भी देखूं? मैंने मामी से शपथ लेकर कहा, मामी सच में तुम? हारी कसम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब मामी हैरानी से बोली, मतलब तुमने अब तक किसी को सेट भी नहीं किया? मैं सिर हिला रहा था और मामी मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। मामी ने हंसते हुए कहा, तो फिर मामी के बारे में क्या ख्याल है? मामी के मुंह से ऐसा सुनकर मेरी सांस रुक गई, लेकिन अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगी और बोली, कुलदीप तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर उन्होंने चाय का कप उठाया और अपने काम में लग गई। सच कहूं तो मामी का स्वभाव बहुत अच्छा है। वो हमेशा ऐसे मजाक करती रहती है। इसलिए मैंने भी तय किया कि जब इतनी प्यारी मामी मिली है तो थोड़ा मजाक मैं भी करूं। खाना खाने के बाद मैं मामी के कमरे में गया। मामी ने अभी अभी अपने बाल धोए थे और उन्हें सुखाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मामी बोली, अरे कुलदीप, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। सुबह से मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम थोड़ा बाम लगाकर मालिश कर दोगे? मैंने तुरंत कहा, अरे मामी, ये बात सुबह ही कहनी चाहिए थी, मैं पहले ही बाम लगा देता, तुम्हें बेवजह दर्द सहना पड़ा। फिर मैंने मामी की पीठ पर बाम लगाकर मसाज करना शुरू किया। मामी ने कहा, अब थोड़ा आराम लग रहा है, सुबह से तो दर्द के मारे बुरा हाल था। इसके बाद 3-4 दिन ऐसे ही मस्ती में बीते और मैं मां के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। मामी मुझे अब एक क्यूट दोस्त की तरह लगने लगी थी। मैंने घर पर फोन करके बताया कि मैं कुछ दिन यही रुकने वाला हूं। दरअसल मैं सिर्फ 1 दिन के लिए आया था, लेकिन मामी के साथ समय बिताने के लिए मैंने रुकने का मन बना लिया। एक शाम टाइम पास के लिए हम लूडो खेल रहे थे। मामी जीतने वाली थी। तब मामी हंसकर बोली, कुलदीप तुम अभी कच्चे हो,
तुम्हारे मामा भी आज तक मुझे नहीं हरा सके। मैंने तुरंत जवाब दिया, अरे खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम अब भी हार सकती हो। मामी हंसकर बोली, रोहन, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं हारने वाली नहीं हूं। मैंने उन्हें चैलेंज दिया, अगर तुम हारी तो मैं जो कहूंगा तुम्हें करना होगा। मामी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, बता तेरी क्या शर्त है। मैंने मामी को कहा, एक बार सोच लो, बाद में पीछे मत हटना। मामी हंसकर बोली, पहले हराकर तो दिखा खेल में। अचानक 3 बार मेरे नंबर आए और मैंने गेम पलट दिया। मुझे लगा जैसे मैंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। मामी का चेहरा हारने के बाद मायूस हो गया। मामी बोली, कुलदीप, तुमने चीटिंग की है। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं मामी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मामी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मैंने थोड़े गंभीर होकर कहा, मामी प्लीज गुस्सा मत होना और मेरी बात का बुरा मत मानना। मामी बोली, अरे नहीं, गुस्सा करोगी, बोलो क्या कहना है। मैंने एक ही सांस में मामी से सब कुछ कह दिया और शांत हो गया। मामी बोली, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें समझ में भी आता है, मैं तुम्हारी मामी हूं। मैंने माफी मांगते हुए कहा, प्लीज मामी मेरी बात का बुरा मत मानो। मामी हंसकर बोली, कुलदीप, मैं तुमसे क्यों गुस्सा करूंगी, लेकिन तुम ही सोचो कि मैं तुम्हारी मामी हूं। मैंने कहा, प्लीज मामी मेरी बात समझने की कोशिश करो। मामी ने कहा, ठीक है, लेकिन एक वादा करो कि तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे, यहां तक कि अपने दोस्तों से भी नहीं। मैंने खुश होकर कहा, पक्का वादा करता मामी, किसी से नहीं कहूंगा। ऐसे ही बातें चल रही थी कि अचानक नानी ने आवाज दी, नीलम चाय बना, 2:10 बज गए हैं। मामी चाय बनाने किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी किचन में जाकर खड़ा हो गया। अब मुझे एक पल भी रुकना मुश्किल लग रहा था। मैं तो जैसे मामी के आगे पीछे घूमने लगा था। मैं मामी के पीछे पीछे घूम रहा था। मामी हंसते हुए बोली, कुलदीप प्लीज इतना मत करो, थोड़ा संयम रखो, घर में हमेशा अम्मा जी रहती है और अब तो रात में वो हमारे साथ वाले कमरे में सोने लगी है, इसलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी। अगले दिन मामी ने कहा, अब ऐसा करते हैं कुलदीप, हम खेत पर चलते हैं, वहां कोई नहीं होगा। मैंने हंसते हुए कहा, मामी बाद में आप थक जाएगी और फिर खड़ी भी नहीं हो पाएगी। मामी ने हैरानी से पूछा, क्या? तो मैंने कहा, अब जमीन पर रुकेगे क्या, वहां तो मिट्टी और लकड़ी होगी। मामी हंसते हुए बोली, कुलदीप तुम्हारी बातें ही अलग होती है, वहां हमारी एक झोपड़ी है। ठीक है, पहले चाय पी लेते हैं। मामी ने कहा, ऐसी जल्दी मत करो, अभी दिन पूरी तरह ढला नहीं है, थोड़ा इंतजार करते हैं। हम बातें कर ही रहे थे कि अम्मा जी ने आवाज दी, तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो चाय ले आओ। फिर हम चाय लेकर अम्मा के पास गए। मैं तो बस सोच रहा था कि शाम कब होगी और हम खेत पर कब जाएंगे। जब सूर्य डूबने लगा, मामी नानी के पास गई और पूछा, आज मैं और रोहन खेत पर जा रहे हैं, जल्दी लौट आएंगे। नानी ने इजाजत दे दी और कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। इसके बाद मामी अपनी बेडरूम में गई, एक तेल की बोतल और सेफ्टी रख ली। मैं हंसते हुए बोला, मामी तुम्हें तो खूब अनुभव है। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, आजकल तुम्हें बहुत बातें करने की आदत हो गई है, ज्यादा नाटक मत करना। मैंने भी मजाक में कहा, मामी आपकी तो मस्ती खत्म ही नहीं होती। करीब 20 से 25 मिनट के कच्चे रास्ते पर चलने के बाद हम आखिरकार खेत पहुंच गए। खेत पहुंचने के बाद मामी ने झोपड़ी का दरवाजा खोला, अंदर जाकर बल्ब जलाया। वहां एक चारपाई थी और कुछ औषधियां और खाद रखी थी। मामी ने कहा, रोहन, ये सब छोड़ो और अब मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझो। इसके बाद मामी ने कुछ समय तक मुझसे बातें की। वो लगातार हंस रही थी। लगभग आधे घंटे बाद हमने दरवाजा बंद किया, हाथ पेड़ धोए और घर की ओर चल दिए। रास्ते भर मामी मुस्कुराती रही, लेकिन मैं थोड़ा परेशान था। मामी हंसते हुए पूछने लगी, अब कैसा लग रहा है रोहन? मैंने जवाब दिया, मामी बहुत अच्छा नहीं लग रहा। मामी ने कहा, खालीपन लग रहा होगा, लेकिन चिंता मत करो, शाम तक नॉर्मल हो जाओगे। फिर हम घर पहुंचकर खाना खाया और मैं सो गया। अगली सुबह मामी चाय लेकर आई।
मैंने उन्हें थैंक यू कहा। मामी हंसते हुए बोली, कल का धन्यवाद आज कर रहे हो। मैंने मामी से कहा, मामी शायद कुछ गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आप मेरी मामी हैं। मामी ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हें गलत लग रहा है, पर इसे याद रखना, चिंता मत करो दोस्तों। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। बस आप सबको जागरूक और सचेत करना है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही कहानी के साथ। धन्यवाद।